Hello dear students, in today's session we will see some important topics of mathematics which is essential for your 12th physics. आज हम लोग 12th के फिजिक्स के लिए कुछ मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज को देखेंगे जिसमें कुछ टॉपिक्स खास इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक टॉपिक है इंडिसेस, ये हिंदी में इसको हम लोग घात कहते हैं। इसी में मैं थोड़ा सा हिंदी टर्म का भी यूज़ कर दूंगा क्योंकि कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद हो जाएगा। फिर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन आप लोग 11th में पढ़े होंगे, तो वही डिफरेंशिएशन को हम लोग थोड़ा सा रिपीट करेंगे। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है 12th में, लेकिन थोड़ा सा है, तो डिफरेंशिएशन को भी थोड़ा सा देखेंगे। इसके बाद फिर हम लोग इंटीग्रेशन को देखेंगे। इंटीग्रेशन 12th के फिजिक्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर चैप्टर में करीब करीब आपका इसका यूज है। और इसके अलावा आपके 12th के मैथमेटिक्स में भी बहुत डिटेल में पढ़ना है इंटीग्रेशन। इसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा वेक्टर को देखेंगे। वेक्टर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड कुछ इसका जो रिलेशन है कुछ टॉपिक्स में आपको देखने को मिल सकता है। कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी आपको वेक्टर का यूज होगा और बहुत सारे डेरिवेशन में भी वेक्टर का यूज होगा। तो इन 4 टॉपिक्स को हम लोग पहले देखेंगे, इसके बाद फिर हम लोग सिलेबस स्टार्ट करेंगे। और आप लोग को इसको पहले पढ़ना भी चाहिए, तभी आपको फ्यूचर में अब जब भी कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग इंडिसेज को शुरू करेंगे। तो इंडिसेज, और हिंदी में इसको घात कहते हैं। तो इंडिसेज में मेनली आप लोग इस टॉपिक को पढ़े होंगे। आप लोग इस टॉपिक को शायद 9th या फिर 8th या फिर 9th में पढ़े होंगे। तो ये एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं क्योंकि इसका बहुत सारा यूज़ आपके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में होता है। तो इसमें जो फर्स्ट फार्मूला है वो है x⁴m इंटू x⁴n। बेसिकली इसमें 5-6-7 फार्मूला है जिसको हमको देख लेना है। तो बहुत डिटेल में हम लोग इस चीज़ को नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इतना ही पढ़ेंगे जिससे हमारा फिजिक्स का काम चल जाए। और डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, तो ये डिटेल में आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। उतना डिटेल में हम लोग को यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि हम लोग का फिजिक्स में जो भी टॉपिक्स हम लोग पढ़े उसमें किसी तरह का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो फर्स्ट फार्मूला देखते हैं, x⁴m इंटू x⁴n। तो इस कंडीशन में बेस हम लोग देखते हैं, ये नीचे वाला इसको हम लोग बेस बोलते हैं और ऊपर वाले को पावर बोलते हैं। तो बेस अगर सेम हो तो पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो x⁴ हो जाएगा m प्लस n। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल को देख लेते हैं कि किस तरह से इसका यूज होगा। कभी कभी आपको मिल सकता है 10⁻15 इंटू 10⁻6, इस तरह का सिचुएशन कभी आ सकता है। तो हमको क्या करना है, सेम बेस पे पावर को ऐड कर देना है। तो क्या हो जाएगा 10⁻21। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जो मैं लिख रहा हूँगा, मतलब आगे सारे टॉपिक्स को समझाने में आप चाहेंगे तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और एग्जांपल जो हम लिखेंगे उसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। और जब भी वीडियो देखिएगा एक कॉपी और पेन, जो आपका फिजिक्स का कॉपी हो, एक फिजिक्स का कॉपी बना लीजिएगा, वो लेके बैठिएगा और पूरा एकदम नोट करते जाइएगा। जैसे ये बोर्ड भर जाएगा आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, रोक लीजिएगा, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर उसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे वीडियो को देखिएगा। इससे पूरा फ्लो अच्छे से बनता रहेगा। तो एग्जांपल के तौर पर एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 10⁻12 इंटू 10⁻³ अब इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, 10⁻12 और 10⁻³ है, तो बेस सेम है और पावर क्या है, पहले 12 है और फिर इसमें हम लोग ऐड करेंगे -3 को। तो क्या हो जाएगा 10⁻, यहाँ पर प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो 12 - 3 = 10⁻9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं फाइनली, 10⁻, इस तरह के जो भी है कैलकुलेशन उसका बहुत सारा यूज आएगा। हम लोग देखेंगे उसको, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा इसका यूज होगा। 10⁻14 इंटू 10⁻22, इस कंडीशन में क्या होगा, तो 10⁻14 और प्लस 10⁻², तो -2 के -22 के बदले -22 डाल दिए हम लोग। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और क्या बचेगा 10⁻−8 बचेगा। फाइनली ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा फॉर्मूला हम लोग देखते हैं,
उम्मीद है आप लोग को इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा। एक और साइड में मैं लिख देता हूँ, आप लोग इसको खुद से सॉल्व करेंगे। 10 टू दी पावर, या फिर हम कुछ और अंक ले लेते हैं, दूसरा डिजिट ले लेते हैं, 2 टू दी पावर -16 इंटू 2 टू दी पावर -5। इसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। अच्छा, मेनली जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें हमारा 10 वाला पावर ही जनरली रिपीट होता है। इस तरह का चीज़ आपको देखने को कम मिलेगा हमारे फिजिक्स में। फिर दूसरा फॉर्मूला है, अगर इस तरह का टर्म हो x टू दी पावर m डिवाइडेड बाई x टू दी पावर n, अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, या पावर कुछ भी हो, उससे कोई मैटर नहीं है, बस बेस सेम होना चाहिए। और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में था, और अगर डिवीजन फॉर्म में हो तो हमको क्या करना चाहिए, सेम बेस रहेगा x, इसके पावर हम लोग क्या करेंगे m, और फिर -n कर देंगे। पहले जो न्यूमरेटर का पावर है वो न्यूमरेटर का पावर, फिर माइनस डिन्यूमरेटर का पावर, पहले अंश का पावर फिर माइनस हर का पावर कर देंगे। इसका भी काफ़ी यूज होगा जब हम लोग क्वेश्चन न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए 10 टू दी पावर -6 है, या फिर पहले नॉर्मल वाला लेते हैं, 10 टू दी पावर 6 है डिवाइडेड बाई 10 टू दी पावर 3 है। इस तरह का कंडीशन है, तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 टू दी पावर 6 और फिर -3, तो फाइनली हो जाएगा 10 टू दी पावर 3। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। इसको आप लोग जो अभी एग्जांपल देंगे आप लोग इसको खुद से सॉल्व करने का पहले कोशिश कीजिए। 10 टू दी पावर 21 डिवाइडेड बाई 10 टू दी पावर 35। तो इस कंडीशन में क्या होगा, पहले 10 टू दी पावर हम लोग क्या लिखेंगे, 21 जो न्यूमरेटर में है, जो अंश में है, फिर -35 जो हर में है, जो डिन्यूमरेटर में। तो फाइनली जो वैल्यू हमको मिलेगा वो क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर -14। अब 2 क्वेश्चन और मैं देता हूँ, आप लोग खुद से उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए इसी पे बेस्ड। जैसे सपोज कीजिए 2 टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर -8। फिर दूसरा मैं देता हूँ x टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 6। आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिए। फिर थर्ड फार्मूला हम लोग देखते हैं। थर्ड फार्मूला हमारा है x टू दी पावर m और इसका भी पावर n। अगर किसी भी टर्म का कुछ पावर हो और उस पूरे का भी कुछ पावर हो, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए कि ये दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, x टू दी पावर m इंटू n हो जाएगा। अब इस पे बेस्ट एग्जांपल को देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। अब सपोज कीजिए 10 टू दी पावर 10 है और इसका पावर कुछ 3 है, तो इस कंडीशन में हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर 10 इंटू 3 30। फिर एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं 10 टू दी पावर, सपोज कीजिए यहाँ पे -6 है और इधर सपोज कीजिए कुछ 4 है टोटल का पावर, तो इस कंडीशन में हो जाएगा 10 टू दी पावर -24। अब इस क्वेश्चन को आप लोग पॉज करके खुद से कर सकते हैं। 10 टू दी पावर सपोज कीजिए -19 है और इसका पावर 2 है, या फिर इसमें थोड़ा सा हम लोग और ऐड कर देते हैं 2 इंटू, यहाँ पर कुछ भी आपको मल्टीप्लाई में हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो टर्म रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे। सपोज कीजिए 2 है तो उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, और इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा -38। ठीक, अब मैं 2 क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 इंटू 10 टू दी पावर -21 टू दी पावर 3 पहला, और दूसरा 4 इंटू x टू दी पावर -6 टू दी पावर 2। इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फिर जो नेक्स्ट फार्मूला है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और बड़ा ही इजी है, आप लोग जानते भी होंगे शायद। अगर किसी भी टर्म का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है।
इस तरह का कंडीशन आपको बहुत बार मिल सकता है कि जब किसी भी टर्म का पावर 0 हो जाएगा तो उसका वैल्यू हमको क्या कंसिडर करना है 1। जैसे सपोज कीजिए कि y टू दी पावर अगर 0 हो तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अगर सपोज कीजिए 1000, अगर 1000 हम लोग के पास हो, 1 नीचे ही लीजिए, ये सब हमारा एग्जाम्पल है। अगर 1000 का पावर अगर हम लोग 0 कर दे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। कोई भी टर्म आप ले लीजिए, 3225, इसका पावर अगर 0 हम लोग डाल दें तो इसका वैल्यू भी क्या होगा 1 हो जाएगा। मतलब किसी भी टर्म का पावर 0 मतलब उसका वैल्यू 1। सपोज कीजिए एक्स वाई जेड, आप लोग खुद से इसको कीजिएगा, इसका पावर अगर 0 है तो इस टोटल का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, ये फार्मूला 4 था। फिर फिफ्थ फार्मूला को हम लोग देखते हैं। फिर पांचवा फार्मूला है, अगर किसी भी टर्म का पावर सपोज कीजिए x टू दी पावर m है तो इसको अगर हम लोग दूसरे फॉर्म में लाना चाहे ना, न्यूमरेटर डिन्यूमरेटर अंश और हर के फॉर्म में लाना चाहे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x टू दी पावर माइनस m लिख सकते हैं। या फिर इसी का इन्वर्स भी हम लोग ले सकते हैं अगर इसका खूब यूज होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। हालांकि ये सिंपल है, आप लोग जानते भी होंगे। x टू दी पावर माइनस m हो मतलब यहाँ पर कुछ भी हो, m n 2 5 8 कुछ भी हो, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/x टू दी पावर प्लस m। बस यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पर आने के बाद वो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे आने के बाद प्लस हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जांपल के लिए सपोज कीजिए 10 टू दी पावर 5 है, अगर तो इसको हम लोग नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/10 टू दी पावर माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। फिर सपोज कीजिए कि एक और एग्जांपल लेते हैं, 10 टू दी पावर माइनस 19 है। अब इसको हम लोग नीचे लाएंगे तो हो जाएगा 1/10 टू दी पावर प्लस 19। बस कुछ खास डिफरेंस नहीं है, ये सिंपल ही आप लोग समझ गए होंगे कि अगर माइनस में हो तो नीचे आने पे ये प्लस में हो जाएगा, और ऊपर प्लस में हो तो नीचे आने पर ये माइनस में हो जाएगा। अब एक और फॉर्मूला इसी से रिलेटेड हम लोग बना सकते हैं। अगर कोई भी टर्म इस तरह से हो 1/x टू दी पावर माइनस m n, कुछ भी आप सपोज कीजिए यहाँ पर हम लोग n ले लेते हैं, 1/x टू दी पावर माइनस n है। अगर इसको हम लोग ऊपर ले जाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा x टू दी पावर प्लस n हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसी फॉर्मूला को हम लोग दूसरे टर्म में भी ले सकते हैं। अगर 1/x टू दी पावर प्लस n हो, अगर इसको हम लोग ऊपर ले जाना चाहते हैं तो x टू दी पावर माइनस n हो जाएगा। तो इस सब का बस हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि किस तरह से इसका यूज करना है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब भी ये चीज़ हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आएगा इसको हमको हैंडल कर लेना है, इसलिए बस थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो 1/10 टू दी पावर माइनस 6 है सपोज कीजिए, इसको अगर हम लोग ऊपर ले जाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर प्लस 6। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज कीजिए 1/10 टू दी पावर प्लस 19 है। अब इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस, यहाँ प्लस था तो ये हमारा माइनस 19 हो जाएगा। और यहाँ पर और भी कैलकुलेशन के लिए आपको बहुत सारा टर्म हो सकता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको हम लोग देख लेंगे। तो बस ये सारे फॉर्मूला आपके इंडिसेस के थे, घात के थे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके फटाक से नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन को देखेंगे। डिफ्रेंसिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है 12th के लिए, बहुत ज़्यादा वो 11th के लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन थोड़ा सा 12th में भी उसको जानना है तो हम लोग थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन को भी देख लेते हैं। डिफ्रेंसिएशन का मतलब अगर हम लोग देखें तो कोई भी एक बड़ा सा टर्म अगर हम लोग के पास है उसको काट कर बहुत सारे छोटे 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 टर्म में अगर हम लोग डिवाइड कर दे तो उसको हम लोग बोलेंगे डिफ्रेंसिएशन। आप इमेजिन कीजिए कि आपका एक कॉपी जो रहता है जिसमें लाइन बना हुआ रहता है, अगर वो लाइन जितना छोटा छोटा है अगर आपके कॉपी को अगर उस तरह से काट दिया जाए तो बहुत सारा छोटा छोटा टर्म मिलता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उस कॉपी को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं। या फिर आप नॉर्मल एग्जांपल लीजिए, आपके घर में खाना बनता है कद्दू का, तो कद्दू को हम लोग क्या करते हैं बहुत छोटा छोटा पीस में काट देते हैं। तो एक बड़ा सा टर्म सपोज कीजिए कद्दू था पंपकिन, उसको हम लोग बहुत छोटा छोटा टर्म में काट दिए हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं पंपकिन का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं और छोटा सा टर्म में उसको बदल दे रहे हैं। ठीक, तो किसी भी बड़े टर्म को छोटे टर्म में बदलने के प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डिफ्रेंसिएशन। जब भी इस तरह का सिचुएशन आएगा तो उस समय हम लोग
डेरिवेशन वगैरह में देखेंगे डिफ्रेंसिएशन को। तो बेसिकली डिफ्रेंसिएशन का कुछ फार्मूला है, वो फार्मूला को हम लोग देखेंगे। अच्छा, डिफ्रेंसिएशन जानने से पहले हम लोग को 2-3 टर्म जानना चाहिए, शायद आप लोग जानते भी होंगे लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम रिपीट कर दे रहे हैं। सबसे पहला टर्म हमको जानना है कांस्टेंट, कि कांस्टेंट क्या होता है, ठीक। उसके बाद फिर हमको जानना है वेरिएबल। सबसे पहले कांस्टेंट को देखते हैं। तो वैसा टर्म जो कभी चेंज नहीं हो, मतलब जो अगर सपोज कीजिए कि इस बोर्ड पर हम 5 लिख कर चले जाए और 10 दिन बाद आएंगे फिर भी यहाँ पे ये 5 ही रहेगा, मतलब वो कभी चेंज नहीं हो सकता। अगर सपोज कीजिए राम श्याम मोहन कोई भी आगे पढ़ेगा, तो अगर कोई भी इसको कुछ भी करेगा, कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करेगा, लेकिन इसका वैल्यू 5 ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं हो सकता है। और इसके बदले हम सपोज कीजिए ए अगर लिख दे, तो सपोज कीजिए राम आया तो हो सकता है कि वो सोच ले कि ए का मतलब नहीं, ए का मतलब 10 है। श्याम आया तो ऐसा हो सकता है, सोच सकता है कि ए का मतलब कुछ 20 है। मोहन सोच सकता है कि -2 है, मतलब वो अलग अलग सोच सकता है, लेकिन 5 का मतलब क्या होगा कि 5 ही है। तो वैसा टर्म जो कभी चेंज नहीं होता है उसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट। जैसे सपोज कीजिए पाई का वैल्यू 3.14, हालांकि वो आगे जाता है लेकिन उसके बारे में हमको नहीं सोचना है। जो जनरली हम लोग यूज करते हैं या तो 22/7 22/7, तो ये क्या है हमारा फिक्स है। ये कभी चेंज नहीं होगा, मतलब पाई कभी भी चेंज नहीं होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो अगर आप कांस्टेंट का डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं द टर्म हुज वैल्यू इज नेवर चेंजेबल, या फिर द टर्म हुज वैल्यू नेवर चेंजेस। द टर्म whose value never changes is called constant। फिर दूसरा टर्म हमको जानना चाहिए वेरिएबल। वेरिएबल ये आप लोग भी जानते होंगे। वेरिएबल, वेरिएबल उसको कहते हैं जिसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है। सपोज कीजिए हम बोल दिए एक्स, तो अगर सपोज कीजिए कि आप लोग जब 10th में या फिर 11th में भी क्वेश्चन को सॉल्व करते थे तो एक्स का वैल्यू कुछ भी आता था, -1 2 3 4 5 कुछ भी आता था। उस तरह से अगर हम लोग देखें तो ए का वैल्यू आप लोग किसी को -3/2 आ सकता है, किसी को 1 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो वैसा टर्म जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है उसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल। द टर्म हुज वैल्यू या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू भी हम लोग बोल सकते हैं में चेंज, मतलब वैसा टर्म जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है उसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल। इसका फॉर एग्जांपल हम लोग क्या लिख सकते हैं कांस्टेंट का, फॉर एग्जांपल 5 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं, ETC। और वेरिएबल का एग्जांपल हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेरिएबल हमारा x है, y है, कुछ भी है, a है, b है, मतलब a से लेकर z के बीच का कोई भी टर्म आप ले सकते हैं, ETC। ठीक। इसके बाद एक टर्म हमको जानना है फंक्शन। यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हालांकि शायद आप लोग ये भी पढ़े होंगे फंक्शन। जो भी हिंदी मीडियम से थे और वो कांस्टेंट का मतलब चर, अचर, कांस्टेंट का मतलब अचर और वेरिएबल का मतलब चर होता है। तो फंक्शन के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है। इसको हिंदी में फलन कहते हैं, जो लोग हिंदी में जानते हैं। तो फंक्शन क्या होता है वो समझिए। सपोज कीजिए कि y = f(x) अगर हम लोग लिख दें, या फिर आप इस तरह का बहुत सारे इक्वेशन देखे हुए कि y = 3x² + 2x - 1। ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि y का वैल्यू जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है, सपोज कीजिए कि हम बोले कि x 1 है, तो x का वैल्यू अगर हम लोग 1 डालते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 + 2 - 1, मतलब 4 आ जाएगा। फिर अगर x का वैल्यू अगर हम लोग 2 डालते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 और +4 16 और -1 15 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे हम लोग को क्लियरली पता चलता है कि x का वैल्यू अगर हम लोग अलग अलग डाल रहे हैं तो y का भी वैल्यू क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है। मतलब y का जो वैल्यू है वो टोटली किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है। ठीक। इफ y इज द फंक्शन ऑफ x अगर हम लोग लिखते हैं, देन द वैल्यू ऑफ y विल डिपेंड अपॉन x। y x का फंक्शन कब होगा, जब y का वैल्यू x पे निर्भर करेगा। अब इसको अगर हम लोग डिफिनीशन के रूप में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, इफ the value of
y depends upon x, then y is the फंक्शन ऑफ x। देन y क्या है? x का फंक्शन है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग क्या ले सकते हैं? y इक्वल टू 3x² माइनस 2x प्लस 1 स्क्वायर है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि y का वैल्यू x पर डिपेंड कर रहा है। अब एक और एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आप लोग को, आप लोग खुद से बताइएगा कि इसमें क्या है। सपोज कीजिए कि u इक्वल टू 3t² माइनस 2t प्लस 1 इस तरह का है। तो इसमें किसका वैल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है? t का वैल्यू जो u का जो वैल्यू है वो t पे डिपेंड कर रहा है। अगर t का वैल्यू हम लोग अलग अलग डालते हैं, अगर t का वैल्यू अलग अलग डालते हैं तो y का वैल्यू भी अलग अलग आएगा। मतलब हम लोग क्या फील करते हैं? द वैल्यू ऑफ u डिपेंड्स अपॉन t। u का जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करता है? t पर डिपेंड करता है, t पर निर्भर करता है। u का वैल्यू कब चेंज होगा? जब t का वैल्यू चेंज होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं the value of u depends upon t, the value of u depends upon t, so u is the function of x। यहाँ पे हम लोग लिखे हैं ना, if the value of y depends upon x, if the value of y depends upon x, then y is the function of x, if the value of u depends upon t, then u is the function of t। तो ये तीन टर्म हमको जानना थोड़ा सा जरूरी था, इसलिए मैंने बता दिया, शायद आपके मैथ में भी काम आ जाए। तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर फटाक से पहले नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग डिफ्रेंशिएशन का जो फॉर्मूलाज है उन फॉर्मूला को देखेंगे थोड़ा सा। बस कुछ खास नहीं करना है, उसको आपको थोड़ा सा समझ लेना है और उन फॉर्मूला को थोड़ा सा याद ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है, सबसे बेसिक फॉर्मूला है dc अपॉन dx इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है? हमको ध्यान में ऐसे रखना है कि जब भी इस तरह का टर्म आप देखेंगे, d ऊपर भी होगा d नीचे भी होगा, तो हमको क्या समझना है? ये डिफ्रेंशिएशन का बात है, ये डिफ्रेंशिएशन के बारे में बताना चाह रहे हैं। ठीक, फिर हमको क्या समझना है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को कि डिफ्रेंशिएशन में d जो नीचे है, d ऊपर भी है और d नीचे भी है। तो d जो हमारा हर में है, डी न्यूमरेटर में जो है, इसके बगल में जो टर्म है, इसके बगल में x है, y t कुछ भी हो सकता है। तो नीचे वाले d के बगल में जो टर्म रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब तो हम लोग उस समय कुछ और देखे थे, सी भी वेरिएबल है ना। d के बारे में हमको नहीं सोचना है, d फॉर डिफ्रेंशिएशन ऐसे मानकर चलिए। तो सी भी वेरिएबल है, लेकिन डिफ्रेंशिएशन में वो वेरिएबल नहीं है। डिफ्रेंशिएशन में वेरिएबल कौन होगा, इसको एक बार फिर से समझिए। हर में मतलब नीचे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ d है, तो नीचे वाले d के दाहिने साइड जो भी टर्म आपको दिखेगा वही डिफरेंशिएशन में वेरिएबल रहेगा। फिर से समझिए, डिफरेंशिएशन में ऊपर और d, ऊपर भी d रहेगा, नीचे भी d रहेगा, तो नीचे वाले d के दाहिने साइड जो x रहेगा, y रहेगा, z रहेगा, कुछ भी रहेगा, वही टर्म हमारा क्या रहेगा? वेरिएबल रहेगा। किसमें? डिफरेंशिएशन में। ठीक, तो इसमें हमारा वेरिएबल कौन सा है? x। ठीक, और x वाला टर्म ऊपर है कहीं भी? कहीं भी नहीं है। तो इस कंडीशन में जब हमारा ऊपर सिर्फ कांस्टेंट रहेगा, ऊपर वेरिएबल नहीं है, x अगर ऊपर होता तो वेरिएबल होता, तो x के अलावा जितना भी टर्म हम यहाँ पर लिख दे, ABCD जो भी लिख दे, YZ कुछ भी लिख दे, सारा का सारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो पहला हमारा फॉर्मूला है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे वेयर c इज कांस्टेंट। यहाँ पर c हमारा क्या है? कांस्टेंट है। ठीक, अब इस पर हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। और पहला एग्जांपल अगर हम लोग ले, सपोज कीजिए d² BC बाई dy। अब इसमें आप लोग बताइए कि वेरिएबल कौन सा है। तो हमको सबसे पहले क्या देखना है कि नीचे, ऊपर के बारे में नहीं सोचना है। नीचे वाले d के दाहिने साइड में क्या है? y है, तो वेरिएबल कौन सा हो जाएगा? y हो जाएगा। y ऊपर है क्या कहीं भी? ऊपर y कहीं भी नहीं है, मतलब ऊपर का जो भी टर्म है सबका सब क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। फिर एक और एग्जांपल ले लीजिए। अब इसका आंसर आप लोग बताइएगा। सपोज कीजिए कि d x² y z इतना सारा कुछ है,
और डिवाइडेड बाई क्या है, डी यू। अब इसको देखकर आप लोग बताइए कि इसमें वेरिएबल कौन सा है। तो हमको फटाक से सोचना है कि डी ऊपर भी है, डी नीचे भी है। तो नीचे वाले डी के दाहिने साइड में जो भी टर्म रहता है वो हमारा क्या रहता है, वेरिएबल। किसमें, डिफरेंशिएशन में। तो इसमें वेरिएबल हमारा क्या है, u है। लेकिन u ऊपर कहीं भी नहीं है, मतलब ऊपर सारा का सारा टर्म क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। फिर एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सपोज कीजिए डी वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई डी आर। अब नीचे कुछ भी हो सकता है, ऊपर भी कुछ भी हो सकता है, ऐसे जेड का। या फिर इसमें हम थोड़ा सा अलग इंप्रूवमेंट कर देते हैं। इसमें सपोज कीजिए 15x स्क्वायर टी बाई डी आर है, ठीक। तो नीचे हमारा वेरिएबल कौन सा हो जाएगा, r, क्योंकि d के दाहिने साइड में r है और r ऊपर कहीं भी नहीं है। 15 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट। तो फाइनली इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0, ठीक। तो 2 क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूँ, आप लोग उसको खुद से सॉल्व करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको फटाक से नोट कर लेंगे, ठीक है। तो पहला मैं आप लोग को दे रहा हूँ डी एक्स स्क्वायर वाई जेड वाई डी ए। फिर दूसरा मैं दे रहा हूँ डी 14x स्क्वायर वाई बाई डी टी, ठीक। ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे, उम्मीद है कि आप लोग निश्चित रूप से कर लेंगे। फिर सेकेंड फार्मूला को हम लोग देखते हैं और अपने कॉपी में आप लोग सिस्टमेटिक ढंग से नोट करते हुए जाएंगे। फिर फाइनली बाद में जो है आपका कॉपी एक बहुत बेहतरीन नोट्स के रूप में तैयार हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा कि आप फील करेंगे कि आप लोग क्लासरूम में ही पढ़ रहे हैं। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, सॉरी फार्मूला 2 को देखते हैं, सेकेंड फार्मूला को। अब फर्स्ट फार्मूला में हम लोग देखे थे कि कांस्टेंट था। अब सपोज कीजिए कि कांस्टेंट नहीं रहकर अगर कुछ वेरिएबल आ जाए तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे। तो वेरिएबल वाले कंडीशन के लिए भी हमारा फार्मूला बना है। सपोज कीजिए कि डी है और ऊपर कुछ फार्मूला आ जाएगा, एक्स है और इसका पावर एन है। तब एन जो है हमारा एक रियल नंबर है, आप कुछ भी ले सकते हैं, 2, 3, -3, -5, 3/2, -3/2, -4, कुछ भी ले सकते हैं आप एन के बदले, डिवाइडेड बाई डी एक्स। आप यहाँ पे वाई जेड कुछ भी फार्मूला बना सकते हैं, लेकिन जनरली बुक वगैरह में हम लोग एक्स ही देखते हैं, तो एक्स बोलने में भी थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो फार्मूला है डी एक्स टू दी पावर एन बाई डी एक्स। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि डी न्यूमरेटर में, मतलब हर में नीचे वाले डी के दाहिने साइड में जो रहता है वही वेरिएबल, मतलब नीचे वाले डी के दाहिने साइड में एक्स है तो वेरिएबल हमारा क्या हो गया, एक्स हो गया। और एक्स टू दी पावर क्या है, एन है, मतलब ऊपर भी वेरिएबल है। तो इस कंडीशन में जो हमारा फॉर्मूला बनता है, जो हमारा पावर रहेगा, पावर एन है तो एन, फिर हमारा जो भी वेरिएबल रहेगा वो, तो वेरिएबल हमारा कौन सा है, एक्स, तो एन इंटू एक्स टू दी पावर एन -1। हमेशा हमको ध्यान में रखना है जो पावर है उस वो पावर और -1 हम लोग लिखेंगे, ठीक। तो क्या हो गया, एन एक्स टू दी पावर एन -1, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। कैसे हमको पढ़ना है, डी एक्स टू दी पावर एन बाई डी एक्स इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर एन -1, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं एन इंटू एक्स टू दी पावर एन -1। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो सकता है। अब सपोज कीजिए डी एक्स टू दी पावर 5 है बाई डी एक्स है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, दोनों में सिमिलरिटी देखिए। अब यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, 5, यहाँ पे n है, यहाँ पे 5 है, तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, n इंटू जो यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल आता है तो वेरिएबल कौन सा है, x, वेरिएबल हमारा x है, तो n इंटू एक्स टू दी पावर n -1, मतलब 5 -1, तो क्या हो जाएगा, 5x टू दी पावर क्या हो जाएगा, 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर एक दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, डी वाई टू दी पावर -3 बाई डी वाई। अब इस कंडीशन में बताइए वेरिएबल कौन सा है, तो हर में नीचे वाले डी के दाहिने साइड में जो टर्म रहता है वही वेरिएबल, मतलब वाई वेरिएबल है और वाई ऊपर भी है, ठीक। और इसमें एन कौन सा हो जाएगा, तो एन का वैल्यू हो जाएगा -3, क्योंकि जो वेरिएबल का पावर आता है वही हमारा एन होता है। तो इसको हम लोग कैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एन और जो भी हमारा वेरिएबल है, तो इसमें वेरिएबल कौन सा है, वाई,
एन वाई टू दी पावर एन माइनस वन। तो फाइनली वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, -3y और -3 और -1 क्या हो जाएगा, -4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप लोग पॉज करके पहले इसको बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा बनाने का, फिर नोट कीजिएगा। सपोज कीजिए कि डी टी टू दी पावर 3/2/dt है। अब इसमें हमारा वेरिएबल कौन सा है ये थोड़ा सा सोचना है। सबसे पहले क्या देखना है कि जो नीचे वाला डी है उसके दाहिने साइड में जो टर्म है वही हमारा वेरिएबल है, मतलब टी वेरिएबल है। और इसमें एन का वैल्यू कितना है, 3/2। तो हम लोग क्या डालेंगे, एन, फिर जो हमारा वेरिएबल है, तो वेरिएबल कौन सा है, टी, ठीक, उसका पावर n-1। तो n कितना है, 3/2 -1। फिर क्या वैल्यू हमारा आएगा, 3/2 इंटू टी टू दी पावर 3 - 2 हो जाएगा। इसका अगर हम लोग बट्टा पर का घटाव करें तो 3 - 2 1 और डिवाइडेड बाई 2, या फिर कर ही देता हूँ, आप लोग को शायद कन्फ्यूजन हो जाए। तो 3 और इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2 ही रहेगा एलसीएम। तो 2 1 जा 2, तो 3 - 2/2। तो फाइनली इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/2 टी टू दी पावर 1/2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक लास्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, शायद आप लोग वो भी जाए, लेकिन जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो एक फार्मूला हम लोग ले लेते हैं, डी ए टू दी पावर माइनस, या फिर ऐसा ले लेते हैं, डी 1/√x/dx। थोड़ा सा डिफरेंट है ये, देखने में थोड़ा सा डरावना लग रहा होगा। तो अगर किसी भी चीज़ का पावर रूट हो, सपोज कीजिए कि √2 है, या फिर ऐसे नहीं, 4 लेते हैं, 4 है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसका वैल्यू 2 आता है। लेकिन ये 2 आता है कैसे है वो थोड़ा सा समझिए, शायद आप लोग जानते भी होंगे। तो रूट का मतलब होता है उस टर्म का पावर 1/2। 4 का पावर कितना, 1/2। अब 4 जो है वो हमारा क्या है, 2 का स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर इंटू 1/2 है। तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाता है, और फिर बचेगा क्या, 2 बचेगा। मतलब कि ये बताने का ओवरऑल ये मकसद था कि रूट में कुछ भी हो, एक्स हो, वाई हो, कुछ भी हो, उसका पावर रूट का मतलब होता है 1/2। तो यहाँ पर 1/√x है, तो इसका मतलब क्या है, डी 1/x का पावर कितना है, 1/2। x का पावर है 1/2 डिवाइडेड बाई dx है, ठीक। फिर इसको हम लोग जब ऊपर ले जाते हैं, देखिए अब अभी अभी जो हम लोग फार्मूला देखे थे इंडिसेस वाला काम में आ गया। अभी इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स टू दी पावर -1/2 डिवाइडेड बाई dx। अब इसको इसके फॉर्मूला से रिलेट कीजिए, आप देखेंगे सेम फॉर्म में है, डी एक्स टू दी पावर n डिवाइडेड बाई dx। तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना है, -1/2। तो हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, n एक्स टू दी पावर n-1। अब सेम इसको हमको क्या करना है, भिन्न का घटाव करना है। तो फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगा, -1/2, और फिर x टू दी पावर इंटू एक्स है, तो इंटू एक्स टू दी पावर -1, और इसका एलसीएम क्या है हमारा, 2 है। तो 2 1 जा 2, -2 हो जाएगा। तो -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3/2। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, -3/2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर 2 क्वेश्चन मैं आप लोग को बनाने के लिए दे रहा हूँ, इसको पहले नोट करके फिर उसको आप लोग बनाएंगे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। तो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है डी एक्स टू दी पावर -3/5/dx। दूसरा है डी वाई टू दी पावर माइनस, ऐसा प्लस वाला ले लीजिए, 2/5/dy। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, फटाक से ले लीजिए। मैं अब थर्ड फॉर्मूला बताता हूँ। तो इसमें आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, हालांकि अभी आपको ये बड़ा सिंपल लग रहा होगा जब मैं समझा रहा हूँ, लेकिन जब आप कुछ दिन इसको नहीं देखेंगे, 1 सप्ताह 2-4 दिन, तो फिर ये आपको टफ लगने लगेगा। इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है।
फिर थर्ड फार्मूला हम लोग देखते हैं। अब सपोज कीजिए कि एक बार हम लोग कांस्टेंट देख रहे थे, एक बार सिर्फ वेरिएबल देख रहे थे। अब जब दोनों साथ में आ जाए, कांस्टेंट भी साथ में आ जाए और वेरिएबल भी साथ में आ जाए, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? तो इस कंडीशन में चुपचाप हमको जो वेरिएबल है उसको बाहर कर देना है, सॉरी कांस्टेंट को बाहर कर देना है, सॉरी। तो कांस्टेंट इसमें कौन सा है? सी है। तो सी को हम लोग क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे और अंदर सिर्फ वेरिएबल रहेगा। तो अंदर वेरिएबल कौन सा है? एक्स टू दी पावर एन बाई डी एक्स। अब इस पर सेम फार्मूला लगाना है जो पिछला फार्मूला हम लोग देखे थे, फार्मूला नंबर 2, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे हमको क्या करना है? कांस्टेंट बाहर है सी, कोई फर्क नहीं पड़ता। फार्मूला क्या है? एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। यही हमारा फाइनल फार्मूला हो गया, यही हमारा वैल्यू हो गया। जहाँ पे एन हमारा क्या है? वेयर एन इज रियल नंबर। पिछले सेकंड फार्मूला में वो लिखना मैं भूल गया था, आप लोग लिख देंगे। क्या लिखेंगे? उसमें भी और इसमें भी, थर्ड में भी और सेकंड में भी लिख देंगे, वेयर एन इज रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब क्या होता है? कोई भी नंबर आप उठा लीजिए, 1 2 3 4 5 -3 -3/2 5/4 कुछ भी, सारा का सारा रियल नंबर है। ठीक। अब इससे रिलेटेड हम लोग 1 2 एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि D14, एग्जांपल नंबर 1, D14 x टू दी पावर 3 बाई dx, इस तरह का अगर हो तो सबसे पहले हमको क्या करना है? 14 को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि 14 कांस्टेंट है, 14 बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचेगा? सिर्फ dx टू दी पावर 3 बाई dx। अब फिर क्या करना है हमको? इस पर सेम फार्मूला अप्लाई करना है, सेकेंड नंबर फार्मूला। फार्मूला क्या था? तो 14 हमारा बाहर है तो बाहर रहने देंगे, इनटू मल्टीप्लाई करेंगे। n को हम लोग पहले लिखते थे तो n 3 है, फिर x वेरिएबल, जो भी वेरिएबल होता था उसको लिखते थे x टू दी पावर n माइनस 1। तो n हमारा 3 है और 3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा? 14 3 42, 14 3 42। x टू दी पावर कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, मतलब 42x² हमारा आंसर हो जाएगा। फिर सेकेंड फार्मूला, सॉरी सेकेंड एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, पहले आप लोग रोक के थोड़ा सा कोशिश करेंगे। फिर d है 12a² इंटू y टू दी पावर 2/3 डिवाइडेड बाई dy। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमको क्या देखना है अब कि इसमें वेरिएबल कौन सा है। तो वेरिएबल d के दाहिने साइड में जो होता है, तो d के दाहिने साइड में कौन सा है? y है। तो y हमारा क्या है? वेरिएबल। तो और बाकी बचा जो भी है सबका सब क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को फटक से बाहर निकाल देंगे। 12a² बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा? dy टू दी पावर 2/3/dy। अब इस पर सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, nx टू दी पावर n माइनस 1 वाला। तो 12a² बाहर है, n का वैल्यू कितना है? 2/3 इंटू 2/3 n y टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 3 से इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं 4 टाइम्स में, 3 4 ज़ा 12, 4 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, a² 4 इंटू 2 8 a² y टू दी पावर कितना हो जाएगा? 2/3 है और माइनस 1 है, तो एलसीएम अगर हम लोग ले तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 3, और 2 माइनस 3 हो जाएगा। तो 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा? -1। तो -1/3 कितना हो जाएगा? ये -1/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब 2 सफिशियंट है आई थिंक सो, और 2 क्वेश्चन मैं आप लोग को बनाने के लिए देता हूँ। पहला क्वेश्चन, dx² इंटू a टू दी पावर -2/3 डिवाइडेड बाई dA। फिर दूसरा फॉर्मूला है, दूसरा आप लोग को सॉल्व करना है d, सिर्फ ये माइनस, जैसे देखिए मैं बता दे रहा हूँ, जैसे ये माइनस है और इसमें प्लस था, तो प्लस के बदले माइनस आ जाएगा और कुछ खास डिफरेंस नहीं है। आप लोग कोशिश करेंगे इसलिए सॉल्व हो जाएगा। d इंटू 15x² e टू दी पावर 2/3 बाई dt। इसको 2 को सॉल्व कर लेके फटाक से स्क्रीनशॉट लेके और इसको नोट कर लेंगे और फिर इसके नीचे ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।
फिर अब फॉर्मूला नंबर 4 हम लोग देखते हैं। फॉर्मूला नंबर 4 एक तरह से क्या, इसको एप्लीकेशन भी हम लोग बोल सकते हैं, फॉर्मूला भी बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें मेनली हम लोग देखेंगे कि डी है, फिर यू है, प्लस माइनस वी है, फिर प्लस माइनस डब्लू है, और डिवाइडेड बाई डी एक्स है। अगर 2 3 4 5 6 कितना भी टर्म आ जाए, जैसे सपोज कीजिए डी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर रहता, कुछ भी है, यू है, और डिवाइडेड बाई डी एक्स है, बीच में प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, फिर भी है, फिर प्लस रहेगा, प्लस माइनस रहेगा, माइनस डब्लू है। अभी घबराइए नहीं, एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो डी यू बाई डी एक्स, और फिर प्लस माइनस, फिर डी भी है, डब्लू है, 4 5 6 7 कितना भी टर्म हो सकता है, उससे घबराना नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कि सबको अलग अलग करके लिख देंगे जब भी इस तरह का सिचुएशन आएगा। तो डी है, यू है बाई डी एक्स, तो क्या करेंगे, डी यू बाई डी एक्स लिख देंगे। बीच में अगर प्लस हो तो प्लस लिखेंगे, माइनस हो तो माइनस लिखेंगे, प्लस माइनस। अभी फॉर्मूला इसलिए हम लोग दोनों लिख रहे हैं। फिर भी वाला टर्म डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स, फिर प्लस या फिर माइनस जो भी हो डाल देंगे। फिर डी के साथ यहाँ पे जो टर्म है डब्लू है, तो डब्लू जो भी टर्म रहेगा उसको हम लोग डाल देंगे बाई डी एक्स। नीचे तीनों के लिए सेम रहेगा जो वेरिएबल होगा। अब इससे रिलेटेड, अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ मेंशन करना बड़ा ज़रूरी होता है कि वेयर यू वी एंड डब्लू आर द फंक्शन ऑफ एक्स, आर द फंक्शन ऑफ एक्स, जहाँ पर u v और w क्या है, x का फंक्शन है। फंक्शन हम लोग देखे थे क्या था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, इस तरह से कुछ था, -1। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे कि y इज़ द फंक्शन ऑफ x। कहने का क्या मतलब था कि y के अंदर जो है x वाला टर्म छुपा हुआ है। यहाँ पर u v और w आर द फंक्शन ऑफ x है, तो u v और w के अंदर x वाला टर्म छुपा हुआ है। नहीं तो u v और w के अंदर x वाला टर्म नहीं हो, मतलब u v और w x का फंक्शन नहीं हो, तो क्या होगा, ये सारा का सारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारा जीरो होता है। इसलिए ये चीज़ मेंशन करना जरूरी है, वेर u v एंड w आर द फंक्शन ऑफ x। ठीक है। अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल को आप लोग देखेंगे तो ये फार्मूला टोटली क्लियर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल को देखिए, जैसे डी 3x² माइनस 2x प्लस 1 बाई डी एक्स, इस तरह से है कुछ ये। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि इसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमको तीनों को अलग अलग करके लिख लेना है। तो पहले क्या लिखेंगे, डी ये वाला टर्म बाई डी एक्स, तो डी 3x² नहीं देते हैं, डी 3x² बाई डी एक्स। फिर बीच में माइनस है तो माइनस वाला टर्म डाल दिए। फिर डी के साथ कौन सा आ जाएगा, ये टर्म, तो डी के साथ क्या आ जाएगा, 2x बाई डी एक्स आ जाएगा। फिर प्लस, तो प्लस डाल दिए। फिर क्या आ जाएगा, डी के साथ 1 बाई डी एक्स, तो डी इंटू 1 बाई डी एक्स। ये नहीं भी डालेंगे ब्रैकेट तो चलेगा, डी इंटू 1 बाई डी एक्स, या फिर डाल भी सकते हैं। फिर थोड़ा सा यहाँ पे छोटा पड़ जाएगा, इसलिए इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग नीचे नीचे डालेंगे पूरा। तो 3 हमारा क्या है, कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएगा। फिर क्या है, dx² बाई डी एक्स। ठीक है, ये कौन सा फार्मूला पे है, इससे जस्ट पीछे वाले फार्मूला पे। फिर -2 कांस्टेंट, तो 2 बाहर, dx बाई डी एक्स। फिर प्लस, अब इसका वैल्यू कौन सा हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि नीचे जो रहता है वो वेरिएबल रहता है, डी के बगल में एक्स वेरिएबल है, ऊपर एक्स नहीं है, मतलब ये क्या है, कांस्टेंट। तो पहला फार्मूला जो हम लोग देखे थे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। फिर क्या हो जाएगा, 3। अब इसमें कौन सा फार्मूला लगाना है, dx⁴n बाई डी एक्स। ठीक, तो n फार्मूला हमारा क्या होता है, n, तो n2 है डाल दिए, इंटू x⁴n−1। ठीक, n x⁴n−1 माइनस, अब 2 इधर है। अब इसका पावर कुछ भी नहीं है, तो जिसका पावर कुछ भी नहीं उसका पावर 1 तो n का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 1 है, तो 2 इंटू 1 मतलब n इंटू x⁴n−1। ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग n इंटू x⁴n−1। अब क्या होगा, 3 2 6 x⁴1, तो आप 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिख दीजिए। फिर -2 1 2
इंटू एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 0। अब किसी भी टर्म का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। सो द फाइनली वी विल गेट द वैल्यू 6x माइनस 2 इंटू 1, क्योंकि इसके पावर 0 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 6x माइनस 2 यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। इसको फटाक से स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। फिर एक और एग्जांपल मैं आप लोग को बताता हूँ। एक और एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं d 13x टू दी पावर नहीं, यहाँ पर 12x टू दी पावर 2/3 माइनस रूट x या फिर y ले लीजिए इस पर, रूट y माइनस 13a² ठीक बाई dy। पहले से ये थोड़ा सा टफ है तो पहले इसको आप लोग पॉज करके खुद से कोशिश कीजिए एक बार, फिर देखिएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, सबसे पहले हम लोग तीनों टर्म को अलग अलग कर लेते हैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग या फिर इस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा d 12y टू द पावर 2/3 बाई dy माइनस d रूट y बाई dy, और फिर फाइनली क्या लिखेंगे माइनस d 13a² बाई dy। ठीक, क्वेश्चन कैसा भी लगे उसको देख के घबराना नहीं है। फिर अब क्या हम जानते हैं, इसमें जो d के साथ नीचे आता है वही वेरिएबल है, तो d के साथ नीचे y है तो वही वेरिएबल है, उसके अलावा जो भी है उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे फटाक से। तो 12 बाहर आ जाएगा हमारा, यहाँ से अंदर क्या बचेगा d y टू द पावर 2/3 बाई dy। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस हम लोग डाल देंगे, या फिर उसको आप प्लस कर दीजिए, क्वेश्चन में इसको प्लस हम लोग कर लेंगे। ठीक, फिर हालांकि इससे आपके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा माइनस प्लस करने से, तो फिर माइनस, फिर d y टू दी पावर रूट है, हम लोग पहले ही सीखे थे कि जब भी रूट रहेगा तो इसको 1/2 कर देंगे, डिवाइडेड बाई dy, और फिर प्लस। अब इस टर्म को देखिए, यहाँ पे हम लोग फील करेंगे कि y ऊपर बिल्कुल नहीं है, मतलब ऊपर सारा का सारा क्या है कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन का फर्स्ट फार्मूला हम लोग क्या देखे थे कि कांस्टेंट वाले टर्म का जो डिफरेंशिएशन है उसका वैल्यू क्या होता है 0। फाइनली हम लोग क्या करेंगे 12 इंटू एन, वाई टू दी पावर n का वैल्यू कितना है 2/3, तो n y टू दी पावर n माइनस 1, n का वैल्यू 2/3, तो n y टू दी पावर n का वैल्यू 2/3 माइनस 1, फिर माइनस सेम फार्मूला हम लोग इस पर भी अप्लाई करेंगे। n का वैल्यू कितना है 1/2, तो 1/2 इंटू वाई टू दी पावर n माइनस 1, मतलब 1/2 माइनस 1। फाइनली इसको अगर हम लोग काटना चाहे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12, तो 4 इंटू 2 8, और फिर y टू दी पावर उसको हम लोग भिन्न का घटाव कर दे तो क्या हो जाएगा एलसीएम 3, मतलब 2 माइनस 1, सॉरी 2 माइनस 3, 3 1 जा 3, फिर माइनस 1/2 y टू दी पावर 1, एलसीएम हमारा कौन सा हो जाएगा 2, तो फिर 2 1 जा 2, 1 माइनस 2। फाइनली जो हमारा वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा 8 y टू दी पावर माइनस 1/3, और फिर माइनस 1/2 1/2 y टू दी पावर माइनस 1/2। फटाक से इसका आप लोग फोटो खींच लेंगे, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और इसको फिर आगे नोट कर लेंगे। ठीक है, फिर 2 क्वेश्चन मैं आप लोग को सॉल्व करने के लिए देता हूँ जिसको आप लोग खुद से कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि निश्चित रूप से आप लोग बना लेंगे। अगर ये 2 क्वेश्चन को आप लोग समझे होंगे तो, अगर नहीं समझे होंगे तो फिर से थोड़ा सा रिपीट करके उसको देख लेंगे, निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल तरीक़ा से मैंने कोशिश किया है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग को मैं दे रहा हूँ d 15x टू दी पावर 3/5 माइनस x टू दी पावर माइनस 1/2 प्लस a डिवाइडेड बाई dx। फिर सेकेंड में आप लोग को दे रहा हूँ
डी 13a² टी माइनस 3t² प्लस 2, ये प्लस का सिंबल है और ये टी है, मैं थोड़ा सा डिफरेंट ही लिख देता हूँ, टी डिवाइडेड बाई डी टी। इसको थोड़ा केयरफुली, हाँ, यहाँ पे वेरिएबल टी को मैंने पहले लिख दिया और t² को बाद में, तो उससे घबराना नहीं है, कोशिश करेंगे, प्रोसीजर बस सही होना चाहिए, निश्चित रूप से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग फार्मूला नंबर 5 देखेंगे, या फिर एप्लीकेशन 5 बोल सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो बेहतर ढंग से नोट्स बनाते जाइए, निश्चित रूप से बेहतर रहेगा सब कुछ। तो 5 डी, अगर इस तरह का, इसमें सब कुछ प्लस प्लस माइनस था, प्लस माइनस इस तरह से था, अगर मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्म में हो u इंटू वी बाई डी एक्स, इस तरह के फॉर्म में हो, तो क्या करना चाहिए, डी यू इंटू वी बाई डी एक्स है ना। दो टर्म जब रहे तो दोनों में से किसी एक टर्म को, जिसको आपको इच्छा हो, उसको बाहर निकाल देंगे पहले लेफ्ट साइड। तो आप किसी को निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप v को निकाल सकते हैं, आप u को भी निकाल देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सपोज कीजिए हमने v को निकाल दिया, तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ u, तो डी यू बाई डी एक्स। फिर फार्मूला के अकॉर्डिंग कंपल्सरी मतलब कंपल्सरी है कि बीच में प्लस ही डालना है। फिर क्या करना है, जो बाहर है उसको अंदर और जो अंदर है उसको बाहर, मतलब u बाहर और v अंदर बाई डी एक्स। इसको हमको इस तरह से लिख लेना है, यही हमारा हो जाएगा फॉर्मूला। और इसमें एक चीज़ हमको मेंशन कर देना है, सेम जैसे उसमें हम लोग किए थे, वेयर क्या मेंशन करना है, u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x कहने का मतलब उस समय मैंने समझाया था कि u और v के अंदर x छुपा हुआ है, इस चीज़ को हमको समझना है। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जांपल को देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि d(x² प्लस 1 इंटू x⁻³ माइनस x, इस तरह से कुछ है, डिवाइडेड बाई dx। ठीक, तो सबसे पहले हमको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या करना है, इस फॉर्म में लिख लेना है। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक टर्म को बाहर कर देंगे। सपोज कीजिए हम लोग x² प्लस 1 को बाहर कर देते हैं, x² प्लस 1, आप दोनों में से किसी को कर सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, x³ माइनस x, तो डी x³ माइनस x बाई डी एक्स। फिर बीच में हमको क्या डालना है, प्लस डालना है। फिर अगली बार जो अंदर है उसको बाहर, मतलब x³ माइनस x को बाहर कर देंगे और x² प्लस 1 को हम लोग अंदर कर देंगे बाई डी एक्स। ठीक, अब इसको जो है हम लोग पिछला फॉर्मूला, पिछला एप्लीकेशन जो था हमारा, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो इस बार मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये। तो x² प्लस 1, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, dx³ बाई डी एक्स को अलग लिखेंगे और माइनस dx बाई डी एक्स को हम लोग अलग लिखेंगे। तो dx³ बाई डी एक्स, इसको हम लोग अलग कर लिए। फिर माइनस माइनस, ये कॉमन है इस दोनों के लिए, इसलिए हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है। माइनस d इंटू एक्स बाई डी एक्स, इस तरह से हम लोग लिख लिए। फिर क्या करना है, प्लस x³ माइनस x बाहर है, इसको बाहर रहने देते हैं। फिर इसको हम लोग को अलग अलग करके लिख लेना है। क्या होगा, dx² बाई डी एक्स हो जाएगा, dx² बाई डी एक्स, dx² बाई डी एक्स। फिर बीच में प्लस है तो प्लस d इंटू 1 बाई डी एक्स, ठीक है। अब इधर हमारे पास क्या है, x² प्लस 1 है, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या फॉर्मूला हमारा बनता है, dx⁻n बाई डी एक्स। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या देखे थे कि n 3 है, तो n x⁻n माइनस 1, तो 3x⁻³ माइनस 1 और माइनस, उस समय इसका वैल्यू हम लोग ठीक से नहीं देख पाए थे। जब भी इस तरह का सिचुएशन रहेगा, जैसे dx बाई डी एक्स हो या फिर dy बाई डी वाई हो या फिर dz बाई डी जेड हो, तो इसका वैल्यू कंपल्सरी 1 ही आएगा। एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, तब ध्यान में रखेंगे हमेशा। n का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1, कुछ भी नहीं है इसका पावर, तो 1। तो क्या है फॉर्मूला, n इंटू x⁻n माइनस 1, ठीक है।
बंद कर दीजिए। फिर अब इसको देखिए, एक्स क्यू माइनस एक्स इंटू यहाँ पे फॉर एन का वैल्यू हमारा कितना है, या फिर अभी यही ब्रैकेट रखिए, एन का वैल्यू 2 है तो एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। अब प्लस कांस्टेंट है 1, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। फिर अब इसको देखते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू, अब देखिए क्या है यहाँ पर, 3x² बचेगा, 3x² और माइनस 1 इंटू एक्स टू दी पावर कितना हो जाएगा, 0। 1 माइनस 1 0, तो एक्स टू दी पावर 0। तो किसी भी टर्म का पावर 0 मतलब उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अभी हम लोग देखे थे इंडिसेस वाले फॉर्मूला में, किसी भी टर्म का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। एक स्टेप रहने देते हैं। फिर प्लस एक्स क्यू माइनस एक्स है इंटू यहाँ पे क्या बचेगा, 2x टू दी पावर 2 माइनस 1 तो 1, तो 2x ही। अब इसको हम लोग चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या फिर इतना पर भी छोड़ सकते हैं, मल्टीप्लाई नॉर्मल ही है, आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर मैं कर ही देता हूँ। तो यहाँ पे 1 में एक्स टू दी पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 इंटू 1, इसको 1 ही रहने देता हूँ मैं। पहले इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3x टू दी पावर 4 हो जाएगा, फिर माइनस 3x² हो जाएगा, इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर माइनस 1 से इसमें करेंगे तो माइनस x² और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1 इंटू 1। सिंपल है ये सब, 8 9 10 का ये सब चीज़ आप लोग जानते होंगे। 2x से x³ में करेंगे तो 2x का पावर 4 हो जाएगा, और माइनस x से करेंगे तो 2x² हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। अब x टू दी पावर 4 देखिए, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो 3 2 हो जाएगा 5, मतलब 5x टू दी पावर 4। फिर अब स्क्वायर वाला देखिए, तो स्क्वायर एक यहाँ है, एक यहाँ है और फिर एक यहाँ है, तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 4x² और माइनस 2, तो माइनस 6x², और इसके बाद प्लस 1 है और कुछ भी नहीं है तो प्लस 1। यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा। एक और हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद फिर 2 क्वेश्चन आप लोग को देंगे। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, एक छोटा सा। सपोज कीजिए कि डी एक्स टू दी पावर 5 माइनस 1 है इंटू डी, इस बार y वाला टर्म ले लेते हैं, y टू दी पावर 5 माइनस 1 इंटू y² प्लस 1, इस तरह से कुछ है, डिवाइडेड बाई dy है। ठीक, तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, दोनों टर्म को अलग अलग, किसी एक को बाहर ले लीजिए। सपोज कीजिए कि y टू दी पावर 5 माइनस 1 को हम लोग बाहर ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, dy² प्लस 1 वाला टर्म बचेगा, और फिर क्या करेंगे, बीच में हम लोग प्लस वाला टर्म ले लेंगे, और डिवाइडेड बाई dy छूट गया। फिर प्लस, तो अगली बार जो अंदर है उसको बाहर और जो बाहर है उसको अंदर, मतलब कि y² प्लस 1 क्या होगा, बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, dy टू दी पावर 5 माइनस 1 बाई dy। ठीक, फिर क्या करेंगे, इसको हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरह ही प्रोसीजर सेम अप्लाई करेंगे, y टू दी पावर 5 माइनस 1 बाहर, फिर dy² बाई dy हम लोग ले लेंगे, dy² बाई dy, और बीच में हमारा प्लस है तो प्लस d इंटू 1 बाई dy। ठीक, फिर प्लस, अब ये हमारा बाहर है तो इसको बाहर ही रहने देंगे, y² प्लस 1 को। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, dy टू दी पावर 5 बाई dy, और फिर बीच में माइनस है तो माइनस, फिर d इंटू 1 बाई dy। अब क्या करेंगे, y टू दी पावर 5 माइनस 1 इंटू, फॉर्मूला क्या है हमारा, dy टू दी पावर n बाई dy है तो n 2 है, n y टू दी पावर n माइनस 1, फिर प्लस। अब हम लोग जानते हैं डिफरेंस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, y² प्लस 1 है इंटू n का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 5,
तो n y टू दी पावर n माइनस वन, और फिर माइनस कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनली जो वैल्यू हम लोग लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, y टू दी पावर 5 माइनस वन इंटू 2y, और इसका पावर 2 माइनस वन कितना हो जाएगा, 1, तो 2y ही रहने देते हैं। फिर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन इंटू 5y टू दी पावर सिर्फ 4 बचेगा, ठीक है। और फाइनली इसको मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा, 2y टू दी पावर 6, थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए, 2y टू दी पावर 6 हो जाएगा, और फिर माइनस 2y इंटू वन, तो 2y हो जाएगा। फिर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 5y टू दी पावर 6, और फिर 1 को करेंगे तो प्लस 5y टू दी पावर 4। तो स्पेस थोड़ा सा कम है, इसी में एडजस्ट कर देता हूँ। तो 2y टू दी पावर 6 प्लस 5y टू दी पावर 6 मतलब फाइनली हो जाएगा 7y टू दी पावर 6। अच्छा, फिर पावर 4 है, प्लस 5y टू दी पावर 4, और फिर माइनस 2y, यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। फटाक से स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए आगे। फिर इसका 2 क्वेश्चन मैं आप लोग को देता हूँ, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे खुद से। फर्स्ट क्वेश्चन है डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई डी एक्स। इस y से घबराना नहीं है, y हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट समझकर सॉल्व कीजिएगा। फिर सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक डी एक्स टू दी पावर, थोड़ा सा लेंदी दे रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा निश्चित रूप से, x/3 माइनस रूट एक्स। और फाइनली इसमें मल्टीप्लाई करने का कोशिश कीजिएगा, मल्टीप्लाई नहीं भी हो तो कोई बात नहीं है, वैसे हो जाना चाहिए। पावर को ऐड कर दीजिएगा, थोड़ा सा घातांक करने का फॉर्मूला जो है वो पहले याद कर लीजिएगा, इंटू एक्स टू दी पावर माइनस वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। बस ये 2 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, काफ़ी है। फिर एक लास्ट फार्मूला है, बस वो लास्ट फार्मूला देख लीजिए, इसके बाद हम लोग डिफ्रेंशिएशन को फिनिश करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर जो आपका आएगा उसमें हम लोग इंटीग्रेशन और वेक्टर को देखेंगे। फिर लास्ट फार्मूला है ये आपका डी यू बाई वी बाई डी एक्स। अब यू वी का हम लोग जोड़ घटाव वाला देख रहे थे, फिर यू और वी का मल्टीप्लाई वाला देख रहे थे, अब डिवीजन वाला। ये थोड़ा सा लेंथी फार्मूला है लेकिन सिंपल है। सबसे पहले इसमें क्या करना है, जो नीचे रहेगा, जो हर में रहेगा, जो डिनोमिनेटर में रहेगा, इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे। कंपलसरी नीचे वाले को ही बाहर निकालना, नीचे वाला वी है तो वी को बाहर निकाल दिए तो वी। अब अंदर क्या बचेगा, यू, डी यू बाई डी एक्स, जो नीचे रहेगा टर्म उसको लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, बीच में कंपलसरी माइनस ही डालना है। फिर क्या करेंगे, जो अब बाहर है उसको अंदर, जो अंदर है उसको बाहर कर देंगे, मतलब यू बाहर और वी अंदर बाई डी एक्स। और टोटल को डिवाइड कर देंगे किससे, जो नीचे वाला टर्म रहेगा, तो नीचे वाला टर्म क्या है, वी, तो उसके स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, वी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, जो भी टर्म रहेगा उससे डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पर भी हमको सेम चीज़ मेंशन कर देना है कि वेयर यू एंड वी आर द फंक्शन ऑफ एक्स, वेयर यू एंड वी आर द फंक्शन ऑफ एक्स। इस चीज़ को आप लोग समझ रहे होंगे कि u और v के अंदर जो है x वाला टर्म हमारा क्या है, छुपा हुआ है। फंक्शन का मतलब यही होता है। तो फिर एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। सपोज कीजिए कि d एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स क्यूब बाई डी एक्स, इस तरह से हम लोग कुछ ले लेते हैं, सिंपल छोटा सा ले रहे हैं हम लोग एग्जांपल। तो इसमें हमको सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा v है उसको बाहर करना है, कंपलसरी v को ही बाहर करना है, मतलब एक्स क्यूब बाहर, अंदर क्या बचेगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वन बचेगा डिवाइडेड बाई डी एक्स। फिर क्या करना है, माइनस करना है, इस बार जो अंदर है उसको बाहर कर देंगे, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन वाला टर्म हमारा बाहर आ जाएगा,
और एक्स क्यू वाला टर्म जो है वो हमारा क्या होगा, अंदर बचेगा डिवाइडेड बाई डी एक्स। अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे, एक्स क्यू इंटू, इस पर सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, फोर्थ फार्मूला जो हम लोग सबको अलग अलग करते थे, तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स और माइनस फिर डी वन बाई डी एक्स, तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स हो गया, फिर बीच में माइनस है तो माइनस डी इंटू वन बाई डी एक्स। पहले पीछे वाले जो भी फार्मूलाज है उसको अच्छे से समझकर सीखिएगा, याद कर लीजिएगा फार्मूला, तभी आगे वाला समझ में आएगा बेहतर ढंग से। फिर माइनस, आप ऐसा भी कर सकते हैं, वीडियो को दो पार्ट में देख सकते हैं, आधा पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए, फिर आधा बाद में कीजिएगा। तो फिर माइनस, इसको हम लोग पहले लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन, और फिर इसको हम लोग डी एक्स टू दी पावर एन बाई डी एक्स वाले फार्मूला पे अप्लाई करेंगे, तो एन का वैल्यू कितना है, 3n एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। ठीक, तो एक्स क्यू हमारा ऑलरेडी बाहर है, बाहर रहने देंगे। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन वाला फार्मूला, डी एक्स टू दी पावर टू बाई डी एक्स, तो एन टू है, एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, फिर माइनस कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाहर है, इसको बाहर रहने देंगे। फिर क्या यहाँ पे बचेगा, 3x टू दी पावर 3 माइनस वन 2। फाइनली हम लोग के पास क्या बचता है, एक्स क्यूब इंटू 2x टू दी पावर 2 माइनस वन, तो 1, तो 2x ही रहने देते हैं। फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको हम लोग मल्टीप्लाई अभी कर लेते हैं, या फिर बाद में भी आप कर सकते हैं। तो 3x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से करेंगे तो अभी ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, तो 3x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x टू दी पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि जब बेस सेम हो तो पावर जुड़ता है। फिर माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। फिर अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा, सॉरी 2 है, तो 2x टू दी पावर 4 हो जाएगा, 3 और 1 4। फिर माइनस, अब ब्रैकेट को अगर हम लोग हटाते हैं तो क्या बचेगा, माइनस 3x टू दी पावर 4, और फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 3x स्क्वायर बचेगा। अच्छा, अब बेस जब हमारा सॉरी 3x टू दी पावर 4 है और 3x टू दी पावर 4 है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, माइनस एक्स टू दी पावर 4 हो जाएगा और प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा। यही जो है हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे 2 एग्जांपल एटलीस्ट हम लोग देख रहे थे, तो आप लोग को थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर 2 क्वेश्चन मैं दूंगा बनाने के लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेते रहिएगा, उसको नोट करते रहिएगा, ताकि नोट्स आपका एक बेहतर नोट्स के रूप में तैयार हो जाए। ये आपकी ईमानदारी पे है। तो एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, डी, इसका कोई दूसरा टर्म लेते हैं, वाई लेते हैं, वाई टू दी पावर 2/3 माइनस वाई डिवाइडेड बाई डी वाई स्क्वायर, सॉरी टोटल डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी वाई। आप चाहे तो इस पूरे को यहाँ से लाइन खींच सकते हैं, या फिर चाहे तो यहाँ तक भी खींच सकते हैं, या आपकी इच्छा पे है, वो कुछ खास नहीं है। आप चाहे तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, आप चाहे तो लंबा भी ले सकते हैं। तो फटाक से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करना है, जो नीचे वाला टर्म है उसको बाहर करना है, मतलब v को हम लोग बाहर कर रहे थे, जो नीचे वाला टर्म था उसको बाहर, मतलब वाई स्क्वायर बाहर हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा, डी वाई टू द पावर 2/3 माइनस वाई डिवाइडेड बाई डी वाई। फिर बीच में माइनस हमको डालना है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो बीच में माइनस पुट करेंगे। फिर क्या करेंगे, अब जो अंदर है उसको बाहर कर देंगे, तो वाई टू द पावर 2/3 माइनस वाई, और जो बाहर है उसको अंदर, तो डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई, और टोटल डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर का स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन में तो छूट ही गया, नीचे हमारा शायद एक्स क्यूब था ना, एक्स क्यूब था, तो जो हमारा लास्ट आंसर था सबके नीचे इसका स्क्वायर होते हुए आता, और फाइनली सब जो हमारा टोटल वैल्यू आया था उसके नीचे एक्स टू दी पावर 6 हो जाएगा, है ना। उसको थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो हालांकि वाई स्क्वायर बाई स्क्वायर इसको हम लोग लिखेंगे तो बड़ा लंबा सा हो जाएगा, बोर्ड पे आएगा नहीं, तो इसको हम लोग समझने के लिए
एक बार देख लेते हैं और फिर आगे वाले स्टेप में इसको हम लोग नहीं मेंशन करेंगे, डायरेक्ट आंसर में ही मेंशन कर देंगे, आंसर में ही y⁴ डाल देंगे। आप इसको स्टेप बाय स्टेप डाल सकते हैं या फिर चाहे तो आप भी स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट फाइनल वैल्यू में डाल दीजिएगा। तो y² हमारा बाहर है, तो y² को बाहर रहने देते हैं, अंदर क्या बचेगा। अब देखिए हम लोग अब थोड़ा सा स्टेप को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे आप लोग थोड़ा सा मेच्योर होंगे वैसे वैसे स्टेप को क्या करना है, रिड्यूस करना है, स्टेप को खा जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, dy⁴n/dy, डायरेक्ट इसको यहाँ पर नहीं लिखे, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, dy⁴n/dy। तो n का वैल्यू कितना है 2/3, या फिर लिख ही देता हूँ, या शायद आप लोग को कन्फ्यूज़न हो जाए, d2/3/dy, फिर माइनस dy/dy कर देना है, dy/dy, फिर क्या करना है, माइनस y⁴ माइनस y है, तो इसको बाहर ही रहने देना है। फिर dy⁴n/dy है, तो n का वैल्यू कितने हैं 2 है, तो 2 इंटू y⁴n−1, मतलब y का पावर 2 - 1, और टोटल डिवाइडेड बाई y⁴, इसको मैं साइड में लिख देता हूँ, टोटल डिवाइडेड बाई y⁴, 2 2 4 हो जाएगा। अच्छा, फाइनली हम लोग क्या करेंगे, y² हमारा बाहर है, तो y² को हम लोग बाहर रहने देंगे। फिर क्या होगा, dy⁴n वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, तो n y⁴n−1 और फिर माइनस dy/dy। इसका वैल्यू हम बताए थे पहले ही कि जब भी इस तरह का टर्म है, उससे मैं देखे भी थे x वाला, जब भी इस तरह का वैल्यू है तो उसका वैल्यू हमारा क्या होता है, 1 ही होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू 1 ही आएगा, ठीक है। फिर माइनस ये हमारा बाहर है, y⁴ माइनस y और इंटू 2y⁴ 1 हो जाएगा, और टोटल डिवाइडेड बाई, ये टोटल डिवाइडेड बाई y⁴ है, y⁴ फिर y² हमारा बाहर है, और यहाँ पे एक स्टेप हम लोग बीच का खा जाते हैं, y⁴ माइनस 1 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, या फिर लिख दीजिए एडजस्ट करके, y² 2/3 है, और y⁴ कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, LCM लेते हैं, तो y⁴ 2 - 3, तो कितना हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा, और टोटल -1। फिर माइनस है बीच में, तो माइनस हम लोग डाल देंगे। अच्छा, अब इससे इस पर हम लोग मल्टीप्लाई करें, तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, जुटता है। तो y⁴ 2/3 है, और इसका y⁴ कितना है, 1 है, कुछ भी नहीं है तो पावर 1 है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2/3 + 1 ऐड कर देंगे। फिर माइनस y⁴, ये तो नॉर्मल है, 2y⁴ आप लोग 2 बोल देंगे, 1 + 1 2, ठीक है। और टोटल डिवाइडेड बाई y⁴, 4, टोटल डिवाइडेड बाई y⁴ 4 है। फाइनली इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर भी पावर क्या होगा, जुट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 2/3 y⁴ कितना हो जाएगा, -1/3 और +2, -1/3 और +2 को हम लोग ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, -1/3 और +2, इसको हम लोग रफली ऐड करके डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो -1 + 6 डिवाइडेड बाई 3, मतलब क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे 5/3 लिख देते हैं, ठीक। उसके बाद फिर -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -y², फिर माइनस यहाँ पे y⁴ कितना है, 3 + 2, तो क्या हो जाएगा 5, तो y⁴ 5/3, और फिर -2y² है, -2y², और ये टोटल डिवाइडेड बाई इतना है, y⁴ 4। अब देखिए कुछ जुटने उठने वाला है कि नहीं, तो यहाँ से शायद आप लोग खुद भी कर ले सकते हैं, या फिर मैं ऊपर कर देता हूँ, ऊपर ये तो फॉर्मूला है, इसको मैं मिटाता हूँ, और फिर यहाँ से लेके यहाँ पे आना है, ठीक है। तो 2/3 y⁴ 5 और 5/3, और यहाँ भी y⁴ 5/3,
तो हम इसको घटा सकते हैं। तो 2/3 में से अगर हम लोग 1 को घटाते हैं तो वैल्यू हमको क्या बचता है, ये ले लीजिए 2/3 और -1। तो 3 मतलब क्या बचेगा हम लोग के पास, 2 - 3/3 मतलब -1/3। तो ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों टर्म को ऑपरेट करेंगे। सपोज कि यहाँ पर 2y होता है, यहाँ पे 1y होता है, तो हम लोग 3y कर देते हैं नॉर्मली जोड़ के। तो यहाँ पर भी सेम है, माइनस है और ये है, तो इसको हम लोग घटाएंगे। तो घटाने के बाद जो आता है वो -1/3 आता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे -1/3। y टू द पावर कितना, 5/3 है, y टू द पावर 5/3 है। ठीक है, अब y टू द पावर कितना बचा, y² और y²। तो क्या हो जाएगा, -2 और -1 -3y²। और टोटल को डिवाइड करना है किससे, y टू द पावर 4 से। टोटल डिवाइडेड बाई y टू द पावर 4। आप चाहे तो यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर इसको आप ऊपर भी ले जा सकते हैं। सेम वो पहला फार्मूला जो हम लोग पढ़े थे इंडिसेज वाला, उसके अकॉर्डिंग y टू द पावर 4 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, -1/3 y टू द पावर 5/3, और नीचे माइनस है, सॉरी प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। मतलब ये ऐसे है, मतलब ये अलग अलग भी है। इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसको y टू द पावर 4 को ऐसे भी अलग लिख सकते हैं, और y टू द पावर 4 को ऐसे भी अलग लिख सकते हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों LCM अगर हम लोग ले तो सेम हो जाएगा, y टू द पावर 4 है ना। तो -1/3 y टू द पावर 5/3, और नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है, और फिर -3y² बाई, हाँ -3y² है, और y टू द पावर 4 जब ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, अब -1/3 हमारा पहले से है, तो -1/3 y टू द पावर कितना बचेगा। तो इसको अगर हम लोग बटा पर घटाव करें तो चलती 12 -12 5 - 12/3। तो 5 - 12 कितना हो जाएगा, -7। तो -7/3 y टू द पावर कितना हो जाएगा, -7/3। ठीक है, फिर माइनस है बीच में तो माइनस, और 3y टू द पावर कितना बचेगा, 3y टू द पावर -2। 3y टू द पावर -2, यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। हम लोग फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, तो पहले ऐसे नोट कीजिएगा, यहाँ से शुरू कीजिएगा ऐसे नोट करते हुए, और जब यहाँ पे ये फाइनल हो जाएगा, आप सब जगह y टू द पावर 4 आप लोग हम साइड में लिख रहे हैं, आप इस टोटल के नीचे लिखिएगा, आप इसके नीचे लिखिएगा y टू द पावर 4। जैसे यहाँ पे हम लोग लिखे हैं ना y टू द पावर 4 नीचे, वैसे आप लोग नीचे लिखिएगा। तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैं देता हूँ, उसी के साथ मैं अब इसको फिनिश करता हूँ। 2 क्वेश्चन देकर फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन और वेक्टर को देखेंगे। और वेक्टर को इसलिए देखेंगे कि वेक्टर थोड़ा सा ज़रूरी है। हालांकि आप लोग 12th के मैथ में भी वेक्टर पढ़ेंगे, वहाँ भी आपको मिलेगा, और हालांकि आप 11th के फिजिक्स में तो पढ़े ही होंगे वेक्टर, लेकिन शायद आप लोग को याद नहीं हो, और उसमें थोड़ा सा 1-2 टॉपिक बढ़ा के हमको थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगा 12th के फिजिक्स में। तो पहला क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है वो है D x³ - 3x², थोड़ा सा मैं टफ देने वाला हूँ, डिवाइडेड बाई x² + 1 डिवाइडेड बाई dx। पहला हो गया। सेकेंड D 12x टू द पावर 4/3 -1 डिवाइडेड बाई x टू द पावर -1, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, डिवाइडेड बाई dx। बस ये 2 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा। आई होप निश्चित रूप से आप लोग सॉल्व कर पाइएगा, और इसी तरह से आगे भी हम लोग सारे लेक्चर को देखते रहेंगे, और डाउट होने पे उसका सॉल्यूशन भी आप लोग को मिलते रहेगा। ठीक है, तो थैंक्स, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।